हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आई होप आप सभी की दिवाली के फेस्टिवल जो है काफ़ी अच्छे से गई होगी एंड आप सभी ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, सेलिब्रेट भी किए होंगे। बहुत सारे लोग तो घर पे भी जा चुके होंगे क्योंकि अभी आपको पता है कि छठ वाला फेस्टिवल भी है, तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बिजी रहते हैं। बट मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि देखिए, फेस्टिवल तो आएंगे जाएंगे, बट एक बार आपको एग्जाम अपना क्लियर करना है, क्योंकि आप जानते हो कि हर बार का फेस्टिवल जब आप घर जाते होगे तो विदाउट जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा कई बार जो है सैडनेस भी होता है कि देखो इस बार भी नौकरी नहीं लगी। इसलिए पढ़ाई डेली करना है। और दिवाली का जो फेस्टिवल था, इस बीच में क्लासेस भी इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे कि वो नहीं देख पाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं था। अब आज से डेली क्लासेस कंटिन्यू है, आपको डेली देखना है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अभी भी अगर आपने सोशल साइंस की प्रिपरेशन नहीं की है, स्टार्ट किया है जस्ट, तो भी आप कर सकते हो। आपके पास 1 महीने का समय है और इस 1 मंथ में अगर आप चाहें तो अपने पढ़ने वाला जो आवर्स है उसको बढ़ाकर अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की क्लास। बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि आप पॉलिटी की क्लासेस क्यों नहीं लेकर आ रहे हो, तो बस यही एक रीजन था। ठीक है, अब आज से डेली होंगी कंटिन्यू क्लासेस, एक भी दिन का ब्रेक नहीं है मेरी तरफ से। तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी डेली क्लासेस देखो एंड इस एक मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नोट्स ले लिया है, वो रिवीजन कर रहे हैं, उनके स्कोर भी काफी अच्छे आ रहे हैं। देखिए, अगर आप एसएसटी में अच्छा स्कोर लेकर आओगे तो आपका पेपर 2 ऐसे ही पास हो जाएगा, बिकॉज एसएसटी से 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। सोचिए 90 नंबर लाने के लिए, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि बस 90 नंबर आ जाए हम पास हो जाएं, तो 60 नंबर तो आपका केवल सोशल साइंस से आ रहा है। तो इस पे आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। अभी भी आपने नोट्स नहीं लिया है तो नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। देखिए, चैप्टर 4 हमने पंचायती राज से पढ़ा था। इसके पहले वाला जो चैप्टर था कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, स्तर होते हैं, तो स्थानीय, राष्ट्रीय, केंद्रीय, ये तीनों हमने पढ़ा। उसके बाद से जो हमारा चैप्टर था वो था पंचायती राज, वो भी हमने पढ़ लिया है। आज का ये जो चैप्टर है गांव का प्रशासन, पॉलिटी काफी छोटा है, मतलब पॉलिटी 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें कहानियां ज्यादा हैं। मेन चीज जो याद करने वाला है वो आपका एक एक पेज का नोट्स है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी तो आप आराम से 2 दिन में पूरा कवर कर सकते हो। इवन नोट्स में मैंने आपको ओनली 66 पेजेस के ही दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपको पढ़नी ही नहीं है। और ये जो हमारा गांव का प्रशासन है, ये आपका 8 पेज का है, ठीक है, किताब में, बट ये नोट्स आपका केवल 1 से 1.5 पेज में बन जाएगा आराम से। ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना है। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी जो कि रिकॉर्ड रहा है अभी तक कि इस चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। ठीक है, अब गांव में किस तरीके का जो है काम होता है, जैसे कि मान लीजिए जमीन का लेखा जोखा वो कौन रखेगा। उसके बाद से हमको इसमें पढ़ना है कि अगर आपके आसपास में मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा चोरी ये सारी चीजें हो गई हैं तो आप कहाँ पर कंप्लेन अपना लिखा सकते हो। उसके बाद से हमें पढ़ना है हिंदू धारा अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं याद करनी है, ये सब कहानी है। सबसे पहले ये देखिए, पुलिस थाने का क्षेत्र। आखिर में पुलिस थाने का जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए आप जहां पे रहते हो वहां पे कोई घटना घटी है, तो आप अपने एरिया के किसी जो है पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप चले जाओगे किसी और स्टेट में या फिर किसी और जिले में, वहां पर लिखाएंगे। तो पुलिस थाने का जो क्षेत्र होता है यहां पर देखिए, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। देखिए, आपने देखा होगा, यहाँ पर भी आप ये नीचे देख सकते हो, ये पुलिस थाने में गया है कोई कंप्लेंट शिकायत दर्ज करवाने। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक पुलिस थाने का एक जो है कार्य क्षेत्र होता है जो कि उसके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, मान लीजिए उस क्षेत्र में कोई चोरी हो गई है, कोई भी घटना, मारपीट, झगड़ा, इन सब की जो रपट है, ठीक है, शिकायत आपको दर्ज करवानी है तो आप उसी थाने में लिखवा सकते हो जो कि आपके एरिया में होगा। ठीक है, या वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है, तो जो भी पुलिस थाना होता है उसका एक कार्य क्षेत्र होता है और वो उसके नियंत्रण में होगा। जो भी चीजें होंगी, घटनाएं होंगी, वो उसको जो है देखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद से ये सारी चीजें देखिए, ये सब कहानी है। तो एनसीईआरटी को इसलिए मैं बोलती हूँ कि केवल मेन चीजें आपको याद रखनी है। अब ये खत्म, अब दूसरा आता है राजस्व विभाग का काम। अभी आपने देखा होगा कि यूपी में काफी समय से लेखपाल वाला जो एग्जाम था हो, उसकी नियुक्ति नहीं मिल रही थी, काफी समय बाद मिली है। पेट से जो एग्जाम होता है, तो ये जो लेखपाल होते हैं या फिर जिसको हम पटवारी भी बोलते हैं, आखिर में इनका काम क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है?
यहाँ पर देखिए इस फोटो में आप समझ सकते हो। तो मान लीजिए आप गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपकी ज़मीन होगी गांव में, तो वहाँ पे ज़मीन को नापना, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर लोगों ने देखा है कि आते जाते रहते हैं लेखपाल, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो भी ज़मीन है इसको नापना है, इसका रिकॉर्ड रखना है, इसके लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना, तो इसी का काम होता है पटवारी का, ठीक है। अब पटवारी जैसे कि कई स्टेट में आपने देखा होगा कि कहीं पर इनको पटवारी बोल देते हैं, तो कहीं पर इनको लेखपाल बोलते हैं, कहीं पर इनको कानूनगो कहते हैं, मतलब एक ही पोस्ट है, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना ये किसका काम होता है, तो पटवारी का काम होता है। तो यही वाली डायरेक्ट लाइन पूछी हुई है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा हुआ है। तो राजस्व विभाग का काम क्या होता है, अब ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है, ठीक है। ये है मेन, देखो जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का मुख्य काम होता है। अब इस पटवारी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि कहीं पर पटवारी, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पर कानूनगो कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, कि अच्छा कुछ गांव हैं जो कि इनके अंडर में आते हैं, उसका रिकॉर्ड रखना, नापना, ये इनका काम है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो पटवारी होते हैं वो किसानों से क्या करते हैं, भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। ऑब्वियस ही बात है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड रखने का काम इन्हीं का है, तो ये लोग जो भी इनके पास रिकॉर्ड होता है उसके बेस पे ये लोग करते हैं। इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, मतलब कि उसमें मॉडिफाई करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, तो इस वजह से ये इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। तो जो पटवारी होते हैं वो किसानों से भूमि कर भी लेते हैं, ठीक है, और इनको बताना होता है सरकार को अपने क्षेत्र में जो भी फसल उग रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है। मान लीजिए एक बार किसान ने कुछ और बोया है, अगली बार कुछ और उसने बो दिया, तो इसलिए ये सारी चीजें चेंजेस ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो ये काम किसका होता है बताइए, पटवारी का। आप इसको लेखपाल, कर्मचारी, कानूनगो कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर काफी छोटा सा है, बट इसी एक चैप्टर से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से पटवारी जो है रिकॉर्ड रखता है। यहाँ पर देखिए ये चिन्ह वगैरह, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए इस बेस पे ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, हाँ ये हमने पढ़ लिया कि किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। अब इसके बाद से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मान लीजिए कि किसी ने फसल बदल दिया, कुछ और बोने लगा, या फिर किसी ने कहीं पर कुआं खोद लिया, तो अब ये तो बताना पड़ेगा। तो इसके लिए इनको ये थोड़ी नहीं कि मैंने अपना एक बार रिकॉर्ड बना लिया कि अच्छा इसके पास ये है, ये खेती कर रहे हैं, तो बस अब ये हो गया, नहीं, मॉडिफिकेशन करना होगा। कि मान लीजिए किसी ने कुआं कहीं पे खोद लिया है, तो इन सब का हिसाब कौन रखेगा? इन सब का हिसाब रखना जो है वो सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, ठीक है। तो आपसे राजस्व विभाग का काम जब भी पूछेगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का जो है इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब निरीक्षण करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, देखो भारत में आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट हैं और सभी राज्य जो है वो जिले में बटा हुआ है, ठीक है। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। अब ये जो जिले हैं इनको और भी हमने छोटे छोटे खंडों में बांट दिया है, ठीक है, जमीन से जुड़े मामलों में। अब जिले के उपखंड को हमने कई नाम दे दिया। अब ये जिले हैं, ये उपखंड बन गए, जैसे कि तहसील हो गया, तालुका हो गया इत्यादि। सबसे ऊपर कौन होता है? तो वो जिलाधिकारी होता है, और उसके नीचे कौन होता है? तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं कि पटवारी ने किस तरीके से रिकॉर्ड रखा है, सही रखा है या नहीं रखा है। तो ये क्या करते हैं? इनका पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे, मतलब जो टैक्स जमीन लिया जा रहा है किसानों से वो भी इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की जो नकल है वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। इवन आपने देखा होगा जब आपको प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना होता है तो उस पर हम इनका साइन भी लेते हैं, देखा ही होगा। देखना क्या है, मतलब जब भी वैकेंसीज आती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो उसमें हमें बनवाना होता है अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो ये कहाँ से बनते हैं? यहीं से बनते हैं,
ठीक है। तो वे विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तहसीलदार का क्या क्या काम होता है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने पूरा देख लिया। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बट हमने इसमें देखा पुलिस थाने का क्षेत्र, हमने इसमें देखा कि किस तरीके से जो है पटवारी का क्या काम होता है, जो लेखपाल वगैरह राजस्व विभाग का क्या काम होता है। फिर भारत में जो राज्य हैं वो जिले में बटे हुए हैं। फिर हमने जमीन से जुड़े मामले में क्या कर दिया, उनको और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया है। तहसील, तालुका, सबसे ऊपर आपका जिलाधिकारी है, फिर है तहसीलदार। ये तहसीलदार जो है पटवारी के काम का जो है निरीक्षण करते हैं। फिर इन्हीं के अंदर आपको पता है कि हम जो भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाया जाता है, जमीन से जुड़े मामले भी यहीं पर सुने जाते हैं। तो ये सब इनका काम हो गया। ठीक है, अब दूसरा है हिंदू अधिनियम धारा, एक नया कानून बना है 2005। आपको पता है कि पहले जमीन में जो प्रॉपर्टी है, एक पिता की मृत्यु के बाद जो है वो जमीन जो है बेटों में, मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उनमें बांट दिया जाता था। अगर उनकी वाइफ है या फिर उनकी डॉटर हैं, बेटी हैं, उनको उस जमीन में हिस्सा नहीं दिया जाता है। पहले ऐसा होता था, इस रूल को बदल दिया गया। अब क्या है कि जितने बच्चे होंगे सब में जो है जमीन का हिस्सा जो है वो उसमें बांटा जाएगा। तो ये कानून आपका आया था, एक हिंदू अधिनियम धारा 2005 के नाम से हम जानते हैं। ये एक नया कानून था जिसमें ये बाद में बदला गया है। इसको आपको पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 3 से 4 लाइन डायरेक्ट यहीं से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। देखिए, ये पूरी की पूरी लाइन पूछी गई है कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, अगर मैं आपको बोलूं जमीन है किसी के पास, किसान, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में आता है कि अच्छा किसान तो वो पुरुष होगा। ठीक है, कभी हम सोच ही नहीं पाते हैं कि एक महिला भी हो सकती है किसान। ठीक है, ऑल्दो आपको पता है कि जितना काम जो है मेल करते हैं, फीमेल भी पूरा सपोर्ट करती हैं खेत वगैरह में, कटाई बुआई के समय में, बट फिर भी हमारे ध्यान में आता है कि अच्छा पुरुष। महिलाओं की हैसियत जो है वो खेतों के काम एक हेल्पर के रूप में माना जाता है कि हेल्प कर रही हैं। उनके बारे में हम कभी सोचते नहीं कि जमीन के मालिक के रूप में कभी सोचा ही नहीं गया कि कोई बोले कि अच्छा ये जमीन का मालिक एक किसान है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि अच्छा उस जमीन के मालिक एक औरत भी हो सकती है। हमारे मन में आता है कि नहीं भाई, पुरुष ही होगा। हम क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि हमें लगता है कि इनका हेल्प वाला काम है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। ये रियलिटी है कि जो कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो हिंदू और जो औरत हैं उनको अपनी फैमिली का जो भी जमीन है उसमें कोई भी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। पिता की मतलब फादर की जो है मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। ठीक है, उनके जितने भी बेटे होंगे उसमें बांट दिया जाएगा। बट अब ये कानून बदल गया है। अब ऐसा नहीं है कि अब पिता की मृत्यु के बाद जमीन केवल बेटों में बांटी जाएगी। अब ये नियम जो है वो बदल चुका है, कानून ये बदला गया है। और जो नया कानून आया है उसके मुताबिक हिंदू परिवार में बेटे जो सन हैं, बेटियां हैं, जो डॉटर्स हैं और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तो यही सेम चीज पूछा गया था कि हिंदू धारा अधिनियम जो 2005 है, नया कानून आया है, इसके अकॉर्डिंग जमीन में किसको किसको हिस्सा मिलेगा। तो अब जो है सभी को मिलेगा, मतलब बेटे, बेटी और उनकी मां को। ठीक है, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। ठीक है, कि अगर कोई अब डिपेंड है किसी चीज़ पे, जैसे कि खेत में काम कर रही हैं महिलाएं और ऐसा उनके पास एक वही है इनकम का जो है सोर्स, तो आराम से अब उनको कोई टेंशन नहीं है कि भाई अब हमें इसमें कुछ नहीं मिल सकता है। वही सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है। एक जो लड़की है सुधा, उसके तौर पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वो सबसे बड़ी बेटी है, शादीशुदा है और पास के गाँव में रहती है। अपनी पिता की मृत्यु के बाद जो है सुधा अपनी माँ के साथ खेत में हेल्प करती है। तो उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का भी नाम रखो। ठीक है, तो सुधा जो कि अपनी माँ के साथ काम करती है, उसको भी एक आत्मविश्वास आया कि छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। अब सुधा को भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो यह पॉसिबल क्यों हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इस कानून की वजह से, हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो ये सारे की सारे लाइंस आपको याद रखने हैं और ये 2005 भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी छोटा सा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पुलिस का काम क्या होता है, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। अभी मैंने आपको बताया किसानों से भूमि कर लेना, फिर जमीन का जो है लेखा जोखा
रखना, रिकॉर्ड रखना। तहसीलदार का काम होता है पटवारी के काम का निरीक्षण करते रहना, जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाना, ठीक है। स्टूडेंट्स के जो जाति वगैरह प्रमाण पत्र बनते हैं वो भी यहीं पर बनते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5B। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको पढ़ाया टॉपिक वाइज, उसी तरीके से मैं क्वेश्चन आंसर भी लेकर आती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पुलिस थाने के बारे में पढ़ा और ये आपका क्वेश्चन 2021 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ये देखिए। और इसमें पूछा गया था कि किसी थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है। सोचिए, पदनाम पूछा था क्या होता है किसी भी थाने के प्रभारी का 2021 में, तो उसका नाम होता है पुलिस थाने के प्रभारी अधीक्षक, या फिर आप जिसे बोलते हो स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2021 में जनवरी वाले एग्जाम में, तो इसको अब रिपीट किया जा सकता है दोबारा से, क्योंकि एक पैटर्न रहता है सीटेट में। अब बताओ, हर साल तो पेपर इनका साल में 2 बार हो जाता है, इन नए नए क्वेश्चन कहाँ से लेकर आएंगे? आप सोचिए ना, वही एनसीईआरटी है, वही एग्जाम आपको बार बार देना पड़ता है, 1 से 2 बार, तो फिर ये सेम कंटेंट से नए नए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? नहीं बन सकता है, तो इसीलिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए 10 साल का, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2022 में पूछा है और अभी हम पढ़ रहे थे ना कि गांव में जमीन भूमि को नापने और उनके अभिलेखों को रखने का उत्तरदायी कौन होता है? तो पटवारी, जिसे आप लेखपाल कानूनगो भी बोलते हो। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए पटवारी, या फिर जिसे हम ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 9 जनवरी 2023, ये आपका 2022 में पूछा, ये आपका 2023 में, ठीक है। और ये आपका मैथ साइंस वाले में भी पूछा था और सोशल साइंस में भी पूछा था, तो ये तो ज्यादा पुराना है भी नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से पटवारी की भूमिका कौन सी है? अभी तो हमने देखा जमीन का लेखा जोखा रखना, ठीक है। तो किसानों से जो है भू राजस्व के संग्रह का आयोजन, जी हाँ, टैक्स वगैरह ये लेते हैं। फसल के विषय में सरकार को जानकारी देते हैं और उसको चेंज करते रहेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे। भूमि की माप करना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, ये भी इन्हीं का काम है। तो सारे ही सही हैं। तो अगर आपसे पूछेगा ना पटवारी का भूमिका क्या क्या है, तो जो मैं अभी आपको थ्योरी पढ़ा रही थी, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने पढ़ा लास्ट वाला ये, और ये देखिए 2022 में जितने भी क्वेश्चंस लेकर आई हूं सारे लेटेस्ट वाले क्वेश्चन हैं 2022 में। ये देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने क्या संभव कर दिया है? ये चीज संभव हुई है कि पहले पिता की मृत्यु के बाद जमीन जो है वो बेटों में बांट दी जाती थी, बट अब जो है पिता की मृत्यु के बाद जो भी जमीन का हिस्सा है वो डॉटर, सन एंड मदर तीनों में जो है वो बांटा जाएगा इक्वली। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने यही संभव किया है कि माता पिता की संपत्ति में अब बेटियों को भी बराबर हिस्सा मिलेगा, जो कि पहले हिंदू औरतों को नहीं मिलता था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो कि हमारा आज का लास्ट है, बट ये क्वेश्चन आपका, ये देखो, ये आपका 2022 में पूछा है और बैक टू बैक ये 2021 में पूछा है। तो कोई एक भी साल ऐसा गया नहीं है कि जो क्वेश्चन ना पूछे इससे, हिंदू उत्तराधिकार से। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो अभी हमने देखा कि कुल नाम ना अपनाने की स्वतंत्रता, पिता की, ये तो नहीं होगा, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार, ये किया है। क्योंकि पहले बस पुत्र का अधिकार होता था, बट अब इस कानून के बाद पुत्री का भी समान अधिकार है, ठीक है। ये हिंदू विवाह अधिनियम से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2। तो ये चीजें चेंज हुई हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बाद, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं दिवाली के बाद से, अब कंटिन्यू रहेगा, डेली टाइम निकालकर आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। बाकी बहुत जल्द आपके मैराथन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको डेट एंड टाइम बता दूंगी, ठीक है। तो सोशल साइंस के नोट्स के लिए आप मैसेज करके जरूर ले लो, क्योंकि बहुत ही कम पेजेस में है, 169 पेजेस है। इवन आप 1 हफ्ते में रिविजन कर लोगे। ये नोट्स मैं इसलिए आपको रेकमेंड करती हूँ क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले आप मेरी वीडियो या फिर किसी और की वीडियो देखने मत बैठ जाना। आपको रिविजन करना है, वीडियो से ज्यादा आप कॉपी या फिर पीडीएफ वाली चीजें जल्दी रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।